क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। पता है मैं सवाल क्यों करवा रहा हूँ? जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैं यही चीजें पढ़ा रहा था, लेकिन आपको पता है समझ क्या नहीं आ रही थी कि ये पढ़ा तो ये चीज रहे, इसका सवाल कैसे पूछेंगे, इसलिए आपका फोकस नहीं बन रहा था। जो मुझे समझ आ रही थी ना पिछले वीक में, मैं यही चीजें आपको समझा रहा था, लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये तो थ्योरी हमें पढ़ा रहे हैं ना, तो इसके सवाल किस तरह के आएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले सवाल करा दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जामिनर पूछता क्या है, फिर जो रिमेनिंग चीजें वो मैं पढ़ा दूं। बेटा ये 10 दिन से भी लंबा चलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस का ये मेन चैप्टर है। लाइट तो सबसे मेन चैप्टर है। अच्छा, अब तुमसे अच्छा ही है, चुप करके बैठो। अच्छा, द डायग्राम शोज अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक। फिजिक्स को बुरा नहीं कहना, उससे मेरा घर चलता है, चुप करके बैठो। अच्छा देखो, द वेव हैज अ स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार ना बच्चे मुझे कहते हैं सर दुआ करते हैं कि अल्लाह करे पेपर बड़ा आसान है, तो मैंने उनके साथ दुआ की। वो सब कह रहे थे या अल्लाह पेपर बड़ा आसान है, मैं अंदर से कह रहा था मुश्किल है। तो बच्चे मुझे कहते हैं ये क्या चक्कर है, आप हम आसान कह रहे हैं आप मुश्किल कह रहे हैं। मैंने कहा पेपर आसान आएगा तो हमारी अकेडमी कैसे भरेगा आगे। अच्छा देखो, मैंने बड़ी कोशिश की मैं आसान कहूं, लेकिन अंदर से मुश्किल ही निकल रहा था। अच्छा, द वेव हैज कसम से कोशिश की थी। द वेव लालचीपन। अच्छा, द वेव हैज अ स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड एट आर। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा अच्छा तो मुश्किल आसान लगेगा, ये ज्यादा बेहतर है। द वेव क्रॉसेस अ बाउंड्री पी क्यू वेयर द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट चेंजेस फ्रॉम 3 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। एक मिनट बच्चों, बताओ अगर ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर तो इस डिस्टेंस को कहते क्या है भाईजान? इसको हम कहेंगे लेमडा 1 और इसको कहेंगे 3 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? तो ये 3 सेंटीमीटर जब उधर पहुंचा तो कितना हो गया? आधा हो गया। हमारा आपसे सवाल, आप बताएं जरा जल्दी से, आप बताएं पी क्यू से पहले वाला रीजन डीप होगा या शैलो होगा? डीप कौन सा है, शैलो कौन सा है? आपने खुद बताना है। ये डीप, शैलो। वेरी गुड बच्चों। शैलो वाटर में जाके वेव्स छोटी हो जाती हैं और उनकी स्पीड भी कम हो जाती है। आगे समझ? तो पी क्यू से पहले क्या था? डीप वाटर। पी क्यू के बाद क्या है? शैलो वाटर। अब नीचे आ जाओ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव्स एट एस? वो कहते हैं भाईजान आप ये बताएं कि एस के ऊपर, एस कहां पे? ये वाली जगह, यहां पे स्पीड क्या होगी? मेरी बात सुने, जिस रेशो में वेवलेंथ कम होगी स्पीड भी उसी रेशो में कम होगी। क्या मैं कह सकता हूं वेवलेंथ आधी हो गई? अगर वेवलेंथ आधी हो जाएगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? आधी। और फ्रीक्वेंसी अनचेंज। अगर वेवलेंथ आधी तो स्पीड भी आधी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अनचेंज। कोई कंफ्यूजन? चले, तो उसने क्या पहले आपको स्पीड बताई हुई है ना? बिल्कुल बताई हुई है। कितनी है स्पीड? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक काम करो ना, मेरी बात तो सुनो ना, बेटा तेज क्यों भागते हो? उसने ये आर पे कही हुई है ना, तो आर पे स्पीड को v1 कहेंगे। आर पता है कहां पे? इस वाली जगह पे ये आर है। तो v1 है जी आपके पास 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रूल क्या बना? स्पीड आधी तो वेवलेंथ भी आधी, तो v2 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर आपने इसका फॉर्मूला लिखना है वो क्या होगा? लिखो v1 ओवर v2, क्या लिखेंगे फॉर्मूला? v1 ओवर v2 लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। बेटा v1 ओवर v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। समझ आ गई बात? जिस रेशो में स्पीड कम होगी उसी रेशो में वेवलेंथ कम होगी। इस फॉर्मूला में वैल्यूज फिर यूं डलेंगी, 12 ओवर x इज इक्वल टू 3 ओवर 1.5। कोई कंफ्यूजन? देखें, एक में 12 थी ना, एक में 12 थी, जल्दबाजी ना करें। एक में 12 थी, दूसरे में फाइंड करनी थी। एक में 3 थी, दूसरे में 1.5। इक्वेशन समझ आ गई? देखें ये तो हमने जबानी कर लिया, लेकिन इक्वेशन भी आनी चाहिए। सारी बात लिख ली। अब आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये बच्चा नहीं है, ये भाईजान है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 34। The diagram shows a water wave in a ripple tank. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34। बोलो नहीं, सिर्फ मुझे बोलने दो, मैं टीचर। ये रिपीटेड है, इस पे लिख दो रिपीटेड। रिपीटेड, रिपीटेड। ये वही सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। आवाज सिर्फ एक बंदे की है, ये वो मैं हूं। आप लोग खामोश रहें, जब कहूं तब बोलो, फ्री ना हो।
The diagram shows a wave moves into, अच्छा shallow water पता है कैसे जनरेट किया? नीचे वुड का पीस रख दिया। एक बात बताओ, पानी के अंदर अगर आप कोई वुडन पीस रख दें तो उसकी डेप्थ कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? फर्ज करें ये पहले सारा पानी था, आपने कहा चलो यार पानी में ना एक वुडन पीस रख देते हैं, तो यहां तक आपने कोई वुडन पीस रख दिया ऐसे, तो पानी की डेप्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो शैलो कहां पे होगा, डीप कहां पे होगा? ये वाला पानी होगा डीप और ये वाला पानी क्या हो जाएगा? शैलो। तो डीप वाले पानी में है हाइट तो ज्यादा नहीं हुई, हाँ, ना हाइट, पानी अपनी सरफेस मेंटेन करता है, भाजी अक्लमंद, पानी अपना लेवल मेंटेन करता है। पानी की जो पानी की ग्लास में, हाँ ठीक है, ये बात मैंने मान ली, ठीक है ये बात मैंने मान ली, लेकिन रिवर के अंदर ना या स्विमिंग पूल के अंदर पानी की सारी जगह की ना सरफेस एक जैसी होगी। मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और है, जो आप बात कर रहे हैं वो कोई और है। ये पानी का गिलास है, हम आपकी बात मानते हैं, हम इसके अंदर यहां तक कोई चीज रख देते हैं, ठीक है, रख दी। अब पानी की सरफेस कहां तक होगी ये बताओ? ये पानी है, तो अब बताओ, थोड़ा सा ऊपर हर जगह से जाएगा ना, सिर्फ उस जगह से नहीं जाएगा। जो आप बात कर रहे थे ना, पता है तुम अगर टीचर होते बच्चे तुम्हारे क्या समझ लेते? जो तुम बात करे उस हिसाब से बच्चे समझते कि पानी यूं हो जाएगा। बेटा बात सुनो, जो आप बात कर रहे हैं उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। पानी अपने लेवल को मेंटेन करेगा, पानी का जो पूरा सरफेस है वो ऊपर जाएगा, लेकिन इक्वली ऊपर जाएगा। तो पानी की जो सरफेस है वो अनबैलेंस नहीं होगी। जब तुम कहोगे ना कि नीचे से मैं कोई चीज रखूंगा तो पानी की हाइट चेंज हो जाएगी, तो बच्चे पता है क्या करेंगे? बच्चे इतनी जगह को ऊपर कर देंगे। तो ऐसी बातें अगर ना की जाए तो इट्स बेटर। बेटा पानी अपना लेवल मेंटेन करता है, पानी में जब कोई चीज डालते हैं तो पानी ओवरऑल ऊपर जाता है, लेकिन हर जगह से इक्वली ऊपर जाता है। पानी का लेवल क्या होगा? मेंटेन। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा वो जो आप कह रहे हैं ना वो तो मैस वेट डेंसिटी में यूज होगा, यहाँ पे तो यूज नहीं होगा ना। अच्छा अब मेरी बात सुने, जहां पे पानी शेलो हो गया वहां पे वेव छोटी हो गई या बड़ी हो गई? वहां पे वेव छोटी हो गई और स्लो भी हो गई। शोज a wave moving into shallow water, the wavelength of wave is reduced because, अच्छा वो कहता है वेवलेंथ क्यों कम हो जाएगी? तो मैं कहूंगा स्पीड कम हो जाएगी। रीजन देखते हैं। पहला ऑप्शन, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी तो बेटा जी चेंज होती नहीं है, ठीक है। अच्छा रिड्यूस बिकॉज बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड डिक्रीज, बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड इंक्रीज ना, जहां पे फ्रीक्वेंसी आएगा उसको क्रॉस मारो। अच्छा ओनली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ना, ओनली स्पीड डिक्रीजेस, ये सही ऑप्शन है। हो गया, आगे चलें फिर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो आप तो कह रही थी मुझे लाइट बड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी तो आपसे सारे सवाल हो रहे हैं, लगता है फीस डबल करनी पड़ेगी। अच्छा ये सवाल देखो बच्चों, इस सवाल में उस भाईजान ने पूछा हुआ है, अ वेव इन अ रिपल टैंक पासेस फ्रॉम अ डीपर टू अ शैलोअर रीजन एंड रिफ्रैक्ट्स। रिफ्रैक्ट्स का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, यानी कि एंगल पे आया था। अच्छा which wave properties decrease as the wave enters the shallow region? कहते हैं जब shallow region में जाएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी? स्पीड और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी गलत ऑप्शन, स्पीड ओनली गलत ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ गलत ऑप्शन, स्पीड एंड वेवलेंथ बिल्कुल सही ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन? जब shallow region में जाएगा तो पानी की वेवलेंथ भी छोटी हो जाएगी, स्पीड भी छोटी हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? आगे चलो 37 देखो। A ripple tank is used to show wave behavior. The dipper vibrates up and down at a constant frequency. ये बेटा जी क्या दिखाया हुआ है? रिपल टैंक। अब आप देखें जहां पे ग्लास ब्लॉक रखा है वहां पे वेवलेंथ क्या हो गई है? छोटी। और वाटर की हाइट चेंज होगी या नहीं होगी? वाटर की हाइट ओवरऑल चेंज होगी लेकिन बैलेंस्ड होगी, हर जगह पे हाइट सेम होगी। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास एक एमसीक्यू हो कि पानी में कोई चीज डालते हैं तो बताओ पानी की सरफेस क्या होगी, तो आप कहेंगे चेंज होगी तो पूरी चेंज होगी, किसी एक जगह से चेंज नहीं होगी। अच्छा अब सवाल क्या है? What happens to the frequency and to the speed of wave as it reaches the glass block? Frequency unchanged और स्पीड कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? अच्छा ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसी ने वो भी कहा था, इंक्रीज भी कहा था। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ये इस तरह की मैं एक ड्राइंग बनवा चुका हूं। मेरी बात सुने, अगर मैं कहूं कि इसको रेस के थ्रू रिप्रेजेंट करो, बताओ यहां तक वाटर की रे कैसे बनेगी? परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। अच्छा अगर मैं कहूं बाउंड्री पे नॉर्मल बनाओ, क्या आप नॉर्मल बना सकते हैं? बनाओ 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 बनाओ, ये इसी तरह जिस तरह मैं बना रहा हूं आप लोग भी बनाएं।
नहीं कर जाएगा बेटा, ये है नॉर्मल। समझिए बात, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया। मैंने थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, एग्जैक्ट नॉर्मल बनाएंगे तो वो उधर से जो है, नहीं सही बनाया, सही था। अच्छा मुझे बताएं, आपने बताना है कि शैलो वाटर कौन सा है और डीप वाटर कौन सा है। कोई बात नहीं, ये डीप है और ये शैलो है। ना भी लिखा हो तो भी तो आप बता सकते हैं ना। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि जब पानी जाएगा शैलो वाटर में तो स्लो हो जाएगा ना। जब स्लो होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी वेव, सुन लो, जब भी वेव स्लो होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, रख लो। जब भी वेव कहीं पे भी स्लो होती है किस तरफ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जो भी वेव जहां पे भी स्लो होगी, जो भी वेव जहां पे भी स्लो हो जाएगी तो किस तरफ चली जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेटा जब वेव स्लो होती है तो किस तरफ बेंड कर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इधर से हो गई देखिए, और इधर से भी इसका एंगल कितना बना, 90 डिग्री। और यही चीजें मैं आपको थ्योरी की क्लास में समझा रहा था, लेकिन आपका ना उसमें कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा था। अब देखो सवाल देखते हैं। वेव्स इन डीप वाटर हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.2 सेंटीमीटर। देखें कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स का क्या गैप है, देखें जरा। कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स का गैप है 1.2 सेंटीमीटर। क्या मैं कह सकता हूं लैम्डा 1 इज 1.2 सेंटीमीटर। और V1 भी बताया हुआ है, V1 है 9.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहां पे दिया हुआ है, इस जगह पे देखो अपनी शीट पे। बेटा ये शीट उठा लेना, शीट्स रखी हुई थी पीछे। माशाल्लाह जी, आधे बच्चों के पास शीट ही नहीं है। बेटा वर्कशीट वो रखी हुई है, उठा लो। प्राजी शीट, गुड गुड। अच्छा अब देखो, अब अगली बात, द वेवलेंथ इन द शैलो वाटर इज 0.8 सेंटीमीटर। अच्छा आप मुझे बताओ लैम्डा 2 कितना हो गया। अब वैल्यूज, V1 9.6, लैम्डा 1 1.2, V2 नहीं पता, लैम्डा 2 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा रेशो में ना, रेशो में यूनिट कन्वर्ट ना भी करो तो चल जाता है। सवाल अगर रेशो पे बेस हो तो यूनिट कन्वर्ट ना भी करो तो चल जाता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर चलने दो। अब मुझे बताओ रेशो क्या बनेगा, V1 ओवर V2। याद है ये वाली कहानी, इज लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। तो देखें V1 कितना है 9.6, V2 हमने फाइंड करना है, लैम्डा 1 है 1.2, लैम्डा 1 है 1.2 और लैम्डा 2 है 0.8। 12 ओवर 8 ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। इसको करेंगे सॉल्व तो ये बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा 2 इंटू 9.6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, इज इक्वल टू 3 इंटू V2। इज्यूमिंग दैट कि आपका मैथ बहुत वीक है, मैं सारे स्टेप करूंगा। आगे समझ, बात सुनो, कहां पे ट्रबल आ रही है। वेरी गुड, कैलकुलेटर इज ऑलवेज अलाउड, कैलकुलेटर अलाउड है। आप आंसर बताएं। हाँ नहीं आप कंफ्यूज ना करें ना, मेरी बात सुने, रुके ना, रुके। मैं कह रहा हूं जी V1 ओवर V2, तो इसमें क्या कंफ्यूजिंग है, करेंगे ना, अभी रुक तो जाओ, ये लिख दिया ना। अब बताओ V1 कितना है। अच्छा V2 हमें नहीं पता, ठीक है। लैम्डा 1 कितना है 1.2, लैम्डा 2 कितना है 0.8, ठीक है जी। अच्छा अब जो बात है वो ये है कि ये 3 बना, ये 2 बना। बेटा कैलकुलेटर से आपके पास कैलकुलेटर तो होना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपने मैथ्स में मेंटल कैलकुलेशन करनी है तो जब डेसिमल हो ना 1 के बाद वो कट जाता है, ठीक है। जब डेसिमल दोनों में 1 के बाद हो तो वो कट जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें। तो कैलकुलेटर इसका आंसर आपको बताएगा 1.5। कितना बताएगा 1.5। तो हम ज्यादा फनकार नहीं बनते, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो 9.6 ओवर x इज 1.5। कोई कंफ्यूजन, तो x आ जाएगा
9.6 डिवाइडेड बाय 1.5, तो कोई बच्चा अगर कैलकुलेटर से मुझे करके बता दे कितना आ गया। तो बेटा x आ गया 6.4 और सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा आपके फिजिक्स के सब एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है। कैलकुलेटर ये जो है ना सिल्वर वाला, ये वाला या जो भी आपके पास मॉडल अवेलेबल है ये अलाउड होते हैं, ठीक है। तो मार्केट में जितने भी कैलकुलेटर अवेलेबल हैं वो सब अलाउड होते हैं, अनलेस आप कोई 15-20 हजार का कैलकुलेटर वो एडवांस वाला ले लो, वो अलाउड नहीं होता ना। उसमें पूरी बुक स्टोर हो सकती है। जो कैलकुलेटर होते हैं ना महंगे वाले, ऐसे नहीं है। आपका जो होता है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जो आप यूज करते हैं, एक होता है जो अमेरिकन स्कूल के बच्चे वो यूज करते हैं। जो अमेरिकन स्कूल के बच्चे यूज करते हैं वो कैलकुलेटर होता है कोई 20-25 हजार का मिलता है, वो ग्राफ बना के देते हैं, उसके अंदर आप चीजें स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर आप 20 साल के पास पेपर स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर आप 100-200 बुक्स, वो पूरा कंप्यूटर होता है, तो वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। बेटा जो 2-3 हजार का होता है ना ये अलाउड होता है। अच्छा अब 6.4 आ गया। बेटा मार्केट में जो कैलकुलेटर अवेलेबल है वो सब अलाउड है 6.4 सेंटीमीटर, और इतना मुझे भी पता है कि 25,000 का कैलकुलेटर तो आप लेने नहीं लगे। अच्छा, waves pass from deep water to shallow water and refraction takes place. स्पीड है जी 2 मीटर पर सेकेंड, इधर जी वेवलेंथ हो गई है 0.4 मीटर। अगली बात जो भी पूछते हैं वो देखते हैं। अच्छा इधर भी वेवलेंथ दी हुई है 1 मीटर। मेरे ख्याल से अगर मैं ये ड्राइंग दोबारा अच्छी सी बना दूं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये ड्राइंग इस तरह की वन है कि यहां पे ये बनी हुई है बाउंड्री, यहां पे क्या बनी हुई है बाउंड्री, और इस बाउंड्री के इस तरफ जो वेव फ्रंट्स हैं वो ऐसे बने हुए हैं, और उनका जो गैप दिखाया हुआ है इट इज 1 मीटर, जो कि शायद आपके लिए विजिबल ना हो, और इनकी जो रे बनी हुई है उस पर लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फिर ये वेव फ्रंट्स जब इधर पहुंचे तो इधर पहुंच के इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, और डायरेक्शन इनकी इस तरह से चेंज हुई कि ये बेंड कर गए ऐसे अजीबोगरीब तरीके से, ठीक है। अब अगर आप केयरफुली उस ड्राइंग पे देखें तो जो चीजें गिवन है उनको ऑब्जर्व करें। बताएं V1 कितना गिवन है, ड्राइंग पे देख के बताओ। जी बेटा V1 गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा 1 कितना गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है 1 मीटर। ये आपका हो गया लैम्डा 1 और ये आपका हो गया V1। बेटा कोई कंफ्यूजन देख लिया। अच्छा बताओ लैम्डा 2 कितना गिवन है 0.4 और ये मीटर, और V2 नहीं गिवन ना, V2 हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला वही वाला लगेगा फिर से। क्या फार्मूला हुआ, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। अब इससे सिंपल तो कोई फार्मूला हो नहीं सकता, तो 2 की स्पीड और जो फाइंड करनी है वो x, लैम्डा 1 मीटर हो गया, लैम्डा 2 हो गया 0.4 मीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर ना, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0.4 और उधर से बन जाएगा 1 इंटू एक्स, तो x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता, अच्छा 0.8 मीटर ये हो गया जी। आगे चले आप फिर, बेटा 1.2 तो आ ही नहीं सकता, आप कमाल करते हैं बेटा जी। बेटा जी ये आपका जो है शैलो वाटर में जाके तेज हो गया है। एक मिनट दोबारा एक बार करके वैसे देख लो यार, 1.2 तो ऑप्शन भी नहीं है। आगे चलो, अहमद तुम आगे के बंदे हो, हम ना सब पीछे के बंदे हैं, तुम हमसे बहुत एडवांस हो। बेटा मल्टीप्लाई होगा मेरे ख्याल से। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले 10 मिनट ना 6th क्लास का मैथ्स पढ़ाया करूँ, उसके बाद फिर मैं O लेवल का फिजिक्स पढ़ाया करूँ। जी बेटा आपने यहाँ नोट्स में तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो साइन ऑफ क्या कहते हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ। बेटा किताब के अंदर लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, assuming that
assuming that light enters from air to glass. When it's glass to air तो फार्मूला उल्टा हो जाएगा. तो जो आप डेफिनेशन लिखते हैं इट्स ओनली फॉर एयर टू ग्लास, क्योंकि जब उल्टा होगा तो फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा. आप समझ आ गई बात? तो जो आप लिखते हैं ना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट विल ओनली अप्लाई फॉर एयर टू ग्लास, नॉट अदरवाइज. आप समझ आ गई? तो आप हमेशा क्या लिखेंगे? बड़ा एंगल ऊपर, छोटा एंगल नीचे. किताब में अगर मैं वो फार्मूला ना लिखूं तो आपकी बुक में, किताब में, मार्क्स स्कीम में डेफिनेशन वही लिखी हुई है, लेकिन जब आप उस फार्मूले को रट लोगे तो आपके सवाल गलत भी हो सकते हैं. आपने ऊपर क्या लिखना है? हमेशा बड़ा एंगल, और जो डेफिनेशन है इट्स ओनली फ्रॉम एयर टू ग्लास. जब अदर वे अराउंड करेंगे तो फार्मूला उल्टा हो जाएगा. अच्छा आप जरा यहाँ पे आ जाए बेटा, एक सेकेंड ना. टाइम है 5:48. क्यों बेटा? अच्छा अब आगे आ जाए जरा बच्चों. अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखें. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. द लाइट रे चेंजेस डायरेक्शन व्हेन एंटरिंग द ग्लास. व्हाट इज द एंगल x थ्रू व्हिच द रे मूव्स. एक सेकंड रुक जाओ जरा. ये उसने जो एंगल पूछा हुआ है x, या आपको उसने डिसीव किया हुआ है. पता है क्यों? आपको फार्मूला से x मिलेगा ही नहीं. फार्मूला में x भी नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा. फार्मूला में पता है कौन से दो एंगल आएंगे? फार्मूला में एंगल आते हैं जो नॉर्मल के साथ होते हैं, और एग्जामिनर आपको डिसीव करेगा नॉर्मल के साथ. बेटा वो बात की बात है, इसको आप लिखें θ1. बोलो नहीं बेटा, इस सवाल में सेम है. अगर मैं आपको कहूँ कि 45 होगा और आप याद कर लो कि जो इधर वो इधर, तो वो गलत हो जाएगा. तो इट्स बेटर, देखें अगर मैं अभी कहूँ कि ये 45 और ये 45, ये तो सिर्फ इस सवाल के लिए होगा ना. तो θ1 और θ2. आपका θ1 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और θ2 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब आप जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिखें. लिखें ईटा इज इक्वल टू θ1 और θ2 की फॉर्म में साइन ऑफ θ1, बड़ा एंगल, लेकिन एंगल किसके साथ लिया करेंगे? सिर्फ नॉर्मल के साथ, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते. डिवाइडेड बाय साइन ऑफ θ2. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ θ1 भी 45 होगा इस एग्जांपल में, हर वक्त नहीं, क्योंकि ओवरऑल कितना है? 90. अगर ओवरऑल है 90 तो नीचे वाला 45, तो ऊपर वाला कितना होगा? 45. क्लियर ये बात? बेटा ओवरऑल एंगल 90 है ना ये वाला. जब ये पूरा एंगल 90 हो गया तो जब नीचे वाला होगा 45 तो ऊपर वाला कितना होगा? 45. आइए समझ. अच्छा अब साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ θ2. θ2 बेटा x कहां से आ गया? 1.5 इसके इक्वल हो गया. अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई. 1.5 साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 होता है 0.707. या फिर आप खुद इसको सॉल्व करें. हाँ जी, साइन 45. अच्छा अब साइन θ2 को जब बनाएंगे सब्जेक्ट, तो साइन θ2 विल बी इक्वल टू साइन 45 ओवर 1.5. राइम इसका सिर्फ इसका आंसर बताओ कितना है? साइन ऑफ θ2 is 0.466. कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्रीज. 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. सवाल में पढ़ो ना बेटा, सवाल तो पढ़ लो ना. θ2 is साइन इनवर्स 0.4. थोड़ा सा रुक तो जाओ ना यार, रुक तो जाओ. आंसर बताओ बेटा, आप इसका आंसर बताओ. ठीक है. और यार रुक तो जाओ ना. 20 कितना बोलते हो? 27.7. अच्छा बच्चों बात सुनो. ये तो आपको मिला θ2. आपको चाहिए कौन सा है? आपको चाहिए x. अब मेरी बात अच्छी तरह सुनना और देखना इस पेज पे. आपने मैथ्स में कॉन्सेप्ट सीखा है वर्टिकल एंगल्स का. सीखा या नहीं सीखा? जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं, जैसे ये मैंने लाइन बनाई, फर्ज करें ये एंगल अगर होगा फर्ज करें थीटा, तो बताओ ये कितना होगा? थीटा. ये एंगल कितना था? 45. तो बताओ ये कितना होगा ओवरऑल?
ये देखो ना, ये लाइन और ये लाइन, तो अगर ऊपर वाला ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आपने जो θ2 फाइंड किया है उसको और x को अगर ऐड कर दिया जाए तो x प्लस θ2 विल बी इक्वल टू 45। अच्छा, अब θ2 कितना आया था बताओ अभी जो फाइंड किया था, तो 45 माइनस θ2, तो ये बन जाएगा x चाहिए ना आपको, तो 45 माइनस 27.7 और x का जो आंसर आ जाएगा वो होगा 17.3। राहिम तुम बहुत शोर मचाते हो, सी आंसर है बेटा, आगे समझ। अच्छा, एग्जामिनर ने इसमें ट्रिक क्या किया हुआ था, कोई भी एंगल सीधे तरीके से नहीं दिया, सारी चीजें घुमा के दी हुई थी। ये सवाल एक बार फिर से कर ले या आ गई समझ। चले अब आगे आ जाओ। जी जी बेटा, राहिम का आंसर मैच नहीं हुआ, कहते हैं अच्छा अच्छा, किसका, उसने तहरीम ने कोई और आंसर कह दिया था। अच्छा अच्छा, तो तुमने ये क्यों कहा कि गलत हो गया। 17.3 तो 17 ही होगा ना, मेरी बात। अच्छा फिर ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 सब लोग करो, मैं चेक करूंगा और राहिम कैलकुलेटर लेके आया करो। उसके बाद मैंने उससे लिया सर। तुमने क्यों दिया, तो तुमने दिया क्यों। मैं फोन में एडवांस कैलकुलेटर और फोन की नहीं वो अलग चल। अच्छा यार, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा तो ऊपर कर देंगे। 41 या 42 है, कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा 41 करेंगे ना। अब ये कोई पूछने वाली बात है, कसम से एक फिलोसफर ना मैं तो था ही फिलोसफर, मुझे बच्चे भी फिलोसफर मिले। क्वेश्चन नंबर 41 खुद करो। तुमने कर लिया पिछला सवाल कॉपी, बड़े ही तेज हो भैया, बड़े ही तेज हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 करो। बच्चों ये मैंने वर्कशीट ना आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजी हुई थी और ये मैं क्लास में लेके आया था। हो गया कॉपी? हाँ जी बेटा जी, अभी एक सेकंड रुकिए। 41 पे चले जाए। 41 सब लोग खुद करो जल्दी से, तुम्हारा मैं चेक करूंगा 41, तुम्हारा सवाल मैं चेक करूंगा 41 करो ना जरा। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 41 कर दिया, नहीं कर दिया, शर्म की बात है, जल्दी करना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुने, एंगल 30 लेंगे या 60, जल्दी से बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। लो जी, रह क्या गया, सवाल तो इतना आसान हो गया। फिर ये होगा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ बड़ा एंगल ओवर साइन ऑफ आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 साइन ऑफ 60। फराजी करने दो ना हमें भी, एक से बढ़ के ना एक फनकार। साइन ऑफ आर, बस यही तो दुख है ना फिर। साइन ऑफ 60 ओवर 1.5। मुझे लगता है तुम लोगों को ना मैं फिजिक्स छोड़ के ना पहले 5वीं क्लास से मैथ शुरू करूं। बेटा LCM ऐसे लेते हैं बेटा, 2 + 3 ऐसे, बेटा वो तो आना चाहिए ना, क्योंकि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही फार्मूला है ना एंगल के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी होगा ये फार्मूला लगेगा, एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और अब आपने छुट्टी नहीं करनी। सी और वी भी इसका था, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे स्पीड गिवन है या एंगल गिवन है? नहीं गिवन ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फार्मूले हैं, जो गिवन होगा वो यूज करेंगे। जैसे एग्जामिनर कहता है एक्सलेरेशन फाइंड करो, तो मुझे बताएं एक्सलेरेशन का एक फार्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, होता है या नहीं होता? एक फार्मूला होता है F/m। अब अगर वो फोर्स और मास दे दे, आप कहें नहीं मैं डेल्टा V ओवर डेल्टा T करूंगी, तो आप कौन सा करेंगी फिर? तो वो डिपेंड करता है कि उसने दिया हुआ क्या है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हम फार्मूला सिलेक्ट करते हैं। हाँ जी, अब साइन ऑफ आर हो गया। राहिम इसका आंसर बताओ कैलकुलेशन का। नहीं, सिर्फ इसका मैं पूछ रहा हूँ। 0.8। अच्छा, नहीं 0.57 आते हैं। पता नहीं कहाँ फंस गया। 0.57 आता है, उसका आप sin inverse लेंगे, इसका sin inverse आता है 35.2। ये लो। C होगा। अच्छा, अब मुझे लगता है कल की क्लास में ना इन सब चीजों की एक अच्छी सी रिवीजन कीजिए, Yes, sir. वरना आप लोगों के ना हालात हैं पतले। ठीक है, तो कल है सैटरडे और क्लास का टाइम जो हमने डिसाइड किया वो है 12 बजे स्टार्ट करेंगे और 2:30 तक। हाँ बताओ। सर थोड़ा सा लेट कर दे सर, 12 में। क्यों उठना नहीं होता? सर 12 में काम है सर, काम है सर। Sir, दो सुबह ऑप्शन नहीं है, कर सकते। या तो क्लास लेंगे 12 बजे, या क्लास अली कर दूं, अली कर 9 दूं। बजे start। इसी टाइम। यार 12 से 2 कर लेते, तुम 4 करना, कुछ नहीं। 12 से 2:30, 2:30, 2:30 सिर्फ ऑनलाइन। ना 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 ना, हाँ हाँ इधर करता, इधर तुम आते फिर जाके उधर से समोसा चाट खाते, फिर थोड़ा फिरते फिरते घर से निकलने का मौका मिल जाता। ठीक है, मम्मा पापा को कहते सारा दिन फिजिक्स पढ़ूंगा। मैं सारी सर मोबाइल में ज्यादा बंदा फायदा होता है सर। बेटा करके सर बंदा सुना देख लेता है। नहीं देख लेता। ठीक है, कसम से आज मुझे लगा बहुत ठंड होगी, मैं इतनी चीजें पहन के आ गया, जब इधर पहुंचा तो ठंड थी भी नहीं। सर आप कमरे में मैंने चीजें कितनी पहनेंगे, मुझे कहाँ से लगेगी, बस ऊपर से कंबल ओढ़ के नहीं आया। अल्लाह हाफिज बच्चों, टेक केयर और रिवीजन करेंगे लाइट का कल। सर मुझे आपके आंसर पे शक होता है। ये पिछला वाला जो आंसर है उसमें मुझे शक होता है। अच्छा आ जाओ, सर इसका निकाले, मुझे इंटरनेट लेना सर। मैं तुम्हें इसकी मार्क्स स्कीम भेज दूंगा, बात खत्म। फिर मुझे बता देना। नहीं मैं ऊपर जाके देखूंगा और अभी वापस। बैट लगाओ बैट लगाओ बैट लगाओ बैट नहीं, मैं लगाओ आपके साथ बैठ के बैट लगाओ बैट लगाओ। सर मेरा भी हाथ जला है, मेरा हाथ जला है। सब मुझे गुड ऐड नहीं किया। सर बात सुनो। मुझे इसका आंसर लगता है बी। आप मुझे कल ग्रुप ऐड नहीं किया था। मुझे आपने मुझे ग्रुप हाँ में हाँ ऐड हाँ 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 हाँ, एक सेकंड, मैं कुछ पढ़ रहा था। इधर अपना नंबर डाल। आपने कौन सी वर्कशीट भेजी है लाइक की? तुम्हें मैंने लाइट की ना जो मेरी वर्कशीट्स है वो भेज दी है, और सेव माई एग्जाम वाली, तुम सेव माई एग्जाम पे जब जाती हो उसका वर्कशीट और मार्क्स की बिल्कुल आमने सामने होता है। ठीक है, तो मैं उनको मैंने 3,000 नकद दिया हुआ है, तो मैं वो मेरा पेड अकाउंट है। हम वो इस्तेमाल करें। हाँ वो मेरा पेड अकाउंट इसका है, पासवर्ड दोबारा दोबारा भेज दूंगा, वो मैंने पैसा भरा हुआ है वहाँ पे। नहीं मैं आजकल लगी को भी मेरा फोन चला गया। मैं मेरे अमीर होने की एक ही सूरत है, सर मुझे सही
क्या हुआ सर, क्लास नहीं शुरू हो रही? हाँ ऑनलाइन के अलावा 2-3 होते हैं। अच्छा, जो ए लेवल के बच्चे ऑनलाइन आते हैं। उसने जो तहरीम ने निकाली थी वो जरा सी गलत थी, वो 22 समथिंग थी। तुम्हें समझ आ गई? एग्जैक्ट छोड़ो ना, तुम्हें समझ आ गई? हाँ सर। तो ठीक है, ऐसे ही तुम डाउट करते रहते हो फिर हैं। चलो यार।